क्वेश्चन आपका, राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। दोनों शब्द को अगर आप देखिएगा, दोनों आपस में सगे भाई लग रहे हैं। यानी उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। और जन्म लेने के बाद अगर उसकी वृद्धि होती है, जैसे कि एक बीज है, एक दाना है, इसको हम मिट्टी में अगर बोते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये उत्पन्न होता है, यानी इसकी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है और फिर यह धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे ये जो आगे बढ़ रहा है, तो ये इसका विकास हो गया। तो दोनों आपस में कॉम्बिनेशन खाता है, याद रखिएगा, दोनों आपस में भाई है। तो दोनों का जो आंसर है ना, वो मिलता जुलता आपको दिखेगा। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। बहुत ही सिंपल आंसर है, एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूँगा और आपको समझना केवल है। और एग्ज़ाम में आपको अपने से लिखना है, पॉइंट्स को केवल समझिएगा अच्छे से। तो राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में वर्णन करना है। इसके बाद 2 से 3 वीडियो मिलेंगे या फिर 4 वीडियो मिलेंगे। MJ2 आपका पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण समाज के ढांचे, यानी समाज किस तरीके से उसका बनावट है, और मानव सभ्यता के क्रमिक विकास, यानी मानव सभ्यता का क्रम अनुसार जो विकास हुआ, उसको समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और अगर विकास को अगर आपको समझना है, अच्छे से विश्लेषण करना है, तो समाज के ढांचे को आपको जानना होगा। मानव सभ्यता की शुरू से लेकर, यानी आदि मानव काल में किस तरीके से रहते थे मानव समाज के लोग, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और आदि मानव काल से लेकर क्रम अनुसार यहाँ तक आज के टाइम में, लोकतंत्र के टाइम में किस तरीके से विकास हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, ये चीज़ अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तब हम इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में जान पाएंगे। यह विषय मानव इतिहास, दार्शनिक दृष्टिकोण और सामाजिक संरचनाओं के विकास को बताता है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति को। राज्य व्यवस्था की किस तरीके से उत्पत्ति हुई, क्रम अनुसार देखेंगे। हर एक पॉइंट्स को कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। बाकी इसको ज़रूरत नहीं है नोट्स करने की, आप चाहो तो लिख सकते हो। जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो ना, उसको लिखिएगा, ना कि आप इसे फोटोकॉपी करिएगा, समझ कर लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट्स क्या आपका, आदिम समाज और राज्य का अभाव। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, आदिम समाज और राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आदिम का कहने का मतलब है आदि मानव काल के टाइम में, यानी प्रारंभिक में मानव समाज क्या करता था, शिकार और संग्रहण पर आधारित था, शिकार करता था, और जो भी चीज़ें बच जाती थी, खाने वाली चीज़ें, उसको वह संग्रहण करता था, यानी इकट्ठा करता था। और जैसे ही दिन भर वह शिकार करता था और जो भी चीज़ें बच जाती थी उसे जमा कर लेता था, और जमा करने के बाद रात को वहीं ठहर जाता था और फिर सुबह दूसरे जगह चले जाता था। मतलब वो अस्थायी था, एक जगह फिक्स नहीं रहता था, जिसमें कोई औपचारिक शासन प्रणाली नहीं थी। जैसे अभी के टाइम में शासन प्रणाली होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं था। औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल तौर पर कोई शासन प्रणाली नहीं थी। खाए पिए जिंदा रहे और खाने पीने वाले चीज़ों को जमा किए और फिर सुबह उठ के दूसरी जगह चल दिए, यही इनका मेन काम था। ये समाज छोटे समूहों या कबीलों में रहते थे और निर्णय समूह के बुजुर्ग या फिर अनुभवी व्यक्ति द्वारा लिए जाते थे। ये जो समाज है वह छोटे छोटे समूह में रहते थे। जैसे हम लोग अभी समाज में रहते हैं, मोहल्ले में अलग अलग समुदाय के मोहल्ले होते हैं, अलग अलग सामाजिक तौर पर रहते हैं, तो उस समय अलग अलग समूह में रहते थे या फिर कबीलों में रहते थे। और इसमें क्या है कि निर्णय समूह के बुजुर्ग या फिर अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही लिया जाता था। इस समय ना तो औपचारिक शासन प्रणाली थी। औपचारिक शासन प्रणाली कहने का मतलब है कोई राजा नहीं था। इस समय कोई राजा के लिए बनाया गया, लिखा गया कोई संविधान या कानून नहीं था। यानी अगर कोई मुंह से बोल दिया कि इस कबीला का ये सरदार है, तो उसी को लोग सरदार मानते थे, उसी की बात को सबको फॉलो करते थे, बस मुंह बोला रहता था। और वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि इस समूह में बुजुर्ग, यानी जो सबसे एजेड व्यक्ति होते थे, सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति होते थे या फिर अनुभवी व्यक्ति होते थे, उन्हीं को ही यहाँ पर नेता बना दिया जाता था और उन्हीं के सहारे सब कोई अपना जो भी काम या फिर सारी व्यवस्था जो होती थी उसको करते थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसकी बनावट कैसी थी। तो सामूहिक जीवन में, यानी समूह में ये लोग जीवन व्यतीत करते थे, अलग अलग नहीं रहते थे, और इनकी जो परंपरा थी वह मौखिक परंपरा पर आधारित थी। यानी मुंह से बोल दिए तो वो चीज़ परंपरा बन जाती थी, कोई लिखित वहाँ पर संविधान या नियम या फिर कानून नहीं था। यानी यहाँ पर आगे देखते हैं नियम के बारे में। तो यहाँ पर कैसे कैसे नियम थे, तो नैतिकता वाले नियम थे या फिर परंपराओं द्वारा संचालित नियम थे। परंपरा द्वारा मतलब जैसे कि पहले से चला आ रहा है कबीले में, यानी उसके जो बाप दादा जो नियम चलाए उसी तरीके से नियम वहाँ पर होते थे। या फिर नैतिकता वाले नियम होते थे। नैतिकता कहने का मतलब है कि सही के साथ सही करना है भाई, अगर उसके साथ गलत हुआ तो उसका इंसाफ करना, मतलब सही और गलत चीज़ों पर
आपको नियम बनाना है। बुरा अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ बुरा आपको नियम रखना है। तो इस तरीके से नियम कानून होते थे। संघर्ष की अगर बात करें तो कोई संघर्ष नहीं होता था। लोग खाते थे, शिकार करते थे और जीते थे अपने समूह में रहकर। उतना ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संपत्ति का अभाव था, इसलिए वह संघर्ष नहीं ज़्यादा करते थे। अब आगे आते हैं दूसरे स्तर पर। हमने पहले स्टेज में क्या देखा? आदिम मानव समाज। इसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या देखेंगे? कृषि क्रांति और अस्थायी निवास। यानी अगर धीरे धीरे अगर और आगे उम्र बढ़ता गया, धीरे धीरे साल बढ़ते गए, ठीक है, यानी समय बीतता गया, तो लगभग 10,000 वर्ष पहले 10,000 वर्ष पहले क्या हुआ? कृषि की खोज हुई, जिसने मानव समाज को अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया। 10,000 साल पहले क्या हुआ? खेती बाड़ी शुरू हो गया, इसकी खोज हुई और लोग एक जगह बसना शुरू कर दिए। क्योंकि खेती एक दिन में तुरंत नहीं हो जाता है कि लोग उसे तुरंत एक दिन में आज अगर लगा दिए तो कल उसको मिल जाएगा भोजन, ऐसा नहीं था। इससे पहले क्या था कि जो शिकार करते थे वो तुरंत उसको खा जाते थे पकाकर। तो वो क्या था, उसमें अस्थायी नहीं रहते थे, एक जगह रहे तो फिर अगले दिन दूसरी जगह। लेकिन खेती बाड़ी करने के लिए तो उनको एक जगह रहना होगा, कई महीनों तक रहना होगा, तो वह बसना स्टार्ट किए, एक जगह पर रहना स्टार्ट किए अस्थायी रूप से। इससे जटिल सामाजिक संरचनाएं विकसित हुई, यानी इससे एक बड़े पैमाने पर सामाजिक व्यवस्था लागू हुआ, यानी समाज बढ़ता गया, समाज की बनावट बढ़ती गई। ठीक है, आगे देखिए। इसमें अगर हम लोग देखें, निजी संपत्ति का विकास हुआ। निजी संपत्ति कहने का मतलब है खेती बाड़ी जो कर रहा है तो वो जिस ज़मीन पर कर रहा है तो वह उसका मालिकाना हक ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि यह ज़मीन मेरा है, यहीं मैं खेती बाड़ी कर रहा था, तो ये मेरी ज़मीन है। और जो भी संसाधन थे, जो भी चीज़ें थे, उस पर भी वह खुद को अपना मालिक बताना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें बंटवारा स्टार्ट हो गया। क्योंकि समाज में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो समाज बटेगी, और जनसंख्या बढ़ी कैसे? खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ, फिर ज़मीनी तौर पर मालिकाना हक यहाँ पर सबको मिलना स्टार्ट हो गया। संसाधन में भी लोग बोलने लगे कि ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समाज में तो बंटवारा होना ही था। और यहाँ पर देखिए, एक कृषक वाले समाज में बंटवारा हुआ, यानी खेती बाड़ी करने वाले कृषक बन गए, राजपाट करने वाले शासक बन गए, युद्ध में लड़ने वाले योद्धा बन गए, और पूजा पाठ करने वाले पुजारी के रूप में बन गए। ये टोटल वर्गों में यहाँ पर विभाजित हो गया। कृषि और क्रांति के टाइम की ये बात हो रही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, संगठित प्रशासन व्यवस्था भी शुरू हो गई। यानी प्रशासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? नेताओं का चयन होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि अभी के टाइम में नेता है ना, उसी टाइप से वहाँ भी नेताओं का चयन होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी संसाधन है उसके प्रबंधन के लिए, उसके रखरखाव के लिए, सुरक्षा के लिए नेता की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक राज्यों का उदय। मैं आपको एक शब्द में बताऊं, ये जो पॉलिटिकल साइंस है सेमेस्टर 2 का, ये टफ है भाई। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसी टॉपिक को सर्च करके देखिएगा, आपको कोई भी नहीं समझाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी, लेकिन एक दो बार अगर इस वीडियो को देखिएगा समझ में आ जाएगा। अगले स्तर पर हम लोग देखते हैं, यानी 2 स्तर तो हमने देख लिया, अब ये तीसरे स्तर पर देखते हैं, प्रारंभिक राज्यों का उदय। अब प्रारंभिक यानी 10,000 साल पहले क्या हुआ? खेतीबाड़ी स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर सारी प्रक्रिया हमने देखी। कहाँ तक देखी? नेता चुने गए। अब यहाँ पर प्रारंभिक राज्यों का भी उदय होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जनसंख्या और बढ़ने लगी। कृषि और व्यापार होना स्टार्ट हुआ। खेतीबाड़ी करने के बाद व्यापार होना स्टार्ट हो गया। इस कारण शहर और राज्य की भी उत्पत्ति हुई, शहर बने और राज्य भी बने, इसका उदय हुआ। प्रारंभिक सभ्यताओं में अगर बात करें, इसी टाइम में बहुत सारी सभ्यताएं भी उत्पत्ति में आई, जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन। ये सारी सभ्यताएं उत्पत्ति में आई, यानी इसका विकास हुआ बोलो या फिर इसका उत्पत्ति हुआ। इसके अलावा शासन प्रणाली में राजा या फिर प्रमुख नेता के अधीन केंद्रीकृत शासन होने लगा। यानी नेता जब चुना गया तो फिर वह एक राजा बन गया, और राजा या फिर नेता के अधीन में एक राज व्यवस्था चलना शुरू हो गया। यानी केंद्र में राजा रहेगा, वो पूरा साम्राज्य को संभालेगा, राज व्यवस्था चलाएगा। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर स्टार्ट हुई। इसके बाद यहाँ की जो कानून व्यवस्था की अगर बात करें, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था लागू की गई, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, औपचारिक कानून व्यवस्था। हालांकि वो राजतंत्र के ही अधीन में कानून व्यवस्था रहेगी। राजा के टाइम में जनता के लिए उतना सोचा नहीं जाता था, कुछ ही राजा थे जो जनता के हित में कानून व्यवस्था लागू करते थे। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था भी लागू की गई औपचारिक तौर से। और धर्म का भी प्रभाव हुआ। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व यहाँ पर माना जाने लगा। यहाँ पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि भी मानने लगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताए, अरब में अगर बात करें तो जो इस्लामिक कंट्री है अरब, वहाँ पर जो भी खलीफा वाले राज्य व्यवस्था थी, तो वो धार्मिक राज्य व्यवस्था थी।
उसी तरीके से और भी बहुत सारे राज्य व्यवस्था थी, तो धर्म के आधार पर यहाँ पर राज्य व्यवस्था शुरू हो गई। ये हो गया आपका उत्पत्ति, कैसे राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम लोग यहाँ पर राज्य व्यवस्था का विकास पढ़ेंगे और पूरा आधुनिक तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो यहाँ पर आपका राज्य व्यवस्था है वो देखिए ये आदिम अवस्था है। देखिए वहाँ पर भी था आदिम अवस्था और यहाँ पर भी आदिम अवस्था है। तो अभी हमने बताया एक बीज के आधार पर उत्पत्ति और विकास दोनों आपस में भाई है। दोनों को अगर सेम तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो गलत कभी नहीं होगा। तो देखिए आदिम अवस्था की अगर बात करें इसमें किस तरीके से विकास हुआ, तो राज्य व्यवस्था का सबसे प्रारंभिक चरण आदिम अवस्था है। सबसे पहला चरण यही है। इसमें किस तरीके से इसकी संरचना थी, इसकी बनावट थी, तो यह उस समय की बात है जब मनुष्य गुफाओं और जंगलों में रहता था। लोग छोटे समूहों में रहते थे, भोजन पानी तथा सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। और यहाँ की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, तो कोई औपचारिक शासन व्यवस्था नहीं थी, हमने वहाँ भी पढ़ा था। निर्णय समूह के बुजुर्ग या फिर अनुभवी व्यक्ति लेते थे। यानी कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोर्ट व्यवस्था है, जज है, वकील है, कुछ नहीं। कुछ भी अगर कांड हुआ, चोरी हुई, वहाँ के बुजुर्ग संभालते थे और नैतिक आधार पर वो निर्णय लेते थे किसके साथ सही करना है या फिर किसके साथ गलत करना है। यहाँ की जीवन शैली की अगर बात करें तो शिकार करना, मछली पकड़ना और फल फूल इकट्ठा करना प्रमुख ये आजीविका थी। यहाँ की जीने के लिए ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे। इसके अलावा यह अवस्था सरल थी, यानी आसान थी, इससे ज़्यादा उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन संघर्षों और असुरक्षा के कारण अधिक टिकाऊ नहीं था। इसके बाद कबीलाई व्यवस्था, इसके बाद कबीला वाले व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं विकास हुआ। यानी सबसे पहले आदिम था, उसके बाद फिर कबीला वाले लोग आए, तो समाज का आकार बड़ा हुआ तो कबीलाई व्यवस्था विकसित हुई। इसकी बनावट की अगर बात करें तो एक कबीला कुछ दर्जन यानी 12 या फिर सैकड़ों परिवारों का समूह होता था। यानी 12 से अधिक या फिर 100 परिवार या फिर 200 परिवार, जो भी बोलो, यहाँ पर ये कबीले में रहते थे। इसकी जनसंख्या इतना ही होती थी। कबीले में समान परंपराएं और नियम होते थे। परंपरा कहने का मतलब है जो उनको पुराने ज़माने से जो भी नियम कानून दिए जाते थे वो परंपरा के अनुसार उस नियम कानून को वो अपनाते थे और उसी को ही फॉलो करते थे। ऐसे नियम कानून होते थे। नेतृत्व की अगर बात करें तो कबीले का मुखिया सबसे अनुभवी, शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति होता था। उसका काम समूह को एकजुट रखना और बाहरी खतरों से बचाना था। इसके शासन के स्वरूप के बारे में अगर देखें तो यह व्यवस्था सुरक्षा, भोजन के समान वितरण और विवादों को सुलझाने पर आधारित था। यानी ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और आपस में मदद करते थे, सुरक्षा रखते थे कबीले वालों को, और भोजन के समान वितरण, यानी भोजन जो भी इकट्ठा करते थे उसका वितरण बंटवारा समान तरीके से करते थे, और विवादों को सुलझाने पर भी यह आधारित था। जो भी विवाद होते होंगे उसको सुलझाते थे। इस चरण में सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति थी। अगर किसी खास मुद्दे पर कुछ निर्णय लेना हो तो कोई अकेले कबीले का लीडर नहीं लेता था, सभी मिलकर वह निर्णय लेते थे। लेकिन कोई लिखित कानून या फिर संरचनात्मक शासन प्रणाली नहीं थी। यानी वहाँ पर कोई भी अगर चीज़ें वो लागू करना चाहता हो या कुछ भी फैसला लेना हो तो वो मिलकर लेते थे। हालांकि उसके लिए वह कोई दस्तावेज या फिर लिखित कानून व्यवस्था नहीं लागू करते थे। आगे देखिए सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था इसके बाद आया, कबीले के बाद। अब ये कैसी व्यवस्था थी, तो देखिए कृषि और संपत्ति के विकास के साथ सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ। यानी खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ और फिर इसमें संपत्ति का भी विकास हुआ, पैसा कौड़ी, और इसके साथ सामंती व्यवस्था का भी जन्म हुआ। इसकी बनावट की अगर बात करें तो भूमि जो है वह स्वामित्व के आधार पर समाज का विभाजन हुआ। यानी भूमि स्वामित्व कहने का मतलब है जमीन का मालिक, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन था वो क्या बन गया, सामंत बन गया। यानी वो ज़मींदार बन गया या फिर सामंत बन गया। और अगर जिसके पास ज़मीन कम है या फिर नहीं भी है तो वो किसान बन गया, मजदूर बन गया। तो इस तरीके से समाज का क्या हो गया, यहाँ पर बंटवारा हो गया। राजा के अधीन सामंत या जमींदार होते थे। राजा के अधीन यानी राजा के तरफ कौन होते थे, सामंत या फिर जमींदार, और उनके अधीन किसान होते थे। यानी सबसे बड़ा राजा, फिर उसके बाद सामंत या फिर जमींदार, और उसके अधीन कौन होते थे, किसान होते थे। यानी निर्भर रहते थे ये इन राजा पर निर्भर रहते थे और ये इन पर निर्भर रहते थे। राजा सर्वोच्च होता था, यानी सबसे ऊंचा होता था, लेकिन वह अपनी भूमि और शक्तियों को स्थानीय स्तर पर सामंतों को सौंप देता था। यानी राजा के ज़मीन सामंतों के पास रहता था। किसान ज़मीन पर काम करते थे और ये जो सामंत या फिर ज़मींदार किसानों को ज़मीन पर काम करवाते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा दी जाती थी या फिर उनको जो भी पैसा कौड़ी खर्चा वगैरह जो भी चीज़ें वो दी जाती थी, मजदूरी वगैरह। विशेषताएं की अगर बात करें तो यह व्यवस्था मध्यकालीन युग में प्रमुख रही है। यानी ये जो व्यवस्था है वह मध्यकालीन युग की टाइम की है। इसमें स्थिरता और सुरक्षा थी लेकिन सामाजिक असमानता थी। हालांकि इसमें सुरक्षा थी लेकिन समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। गरीबी और अमीरी वाला बहुत ज़्यादा भेदभाव था। ठीक है,
जैसे कि वो ज़मींदार किसानों को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता था। इस टाइम में बंधुआ मजदूर भी रहते थे और बहुत ज़्यादा शोषण की समस्या भी थी। तो ये विशेषताएं थी। अब आते हैं इसके बाद राजतंत्र व्यवस्था। राजतंत्र व्यवस्था में क्या लिखना है, तो जैसे जैसे समाज और जटिल हुआ, सत्ता का केंद्रीकरण एक राजा के हाथों में हुआ। जैसे जैसे समाज और फैलता गया, बढ़ता गया, तो इसमें सत्ता किसके हाथ में चली गई, राजा के हाथ में। अच्छा, इसकी बनावट की अगर बात करें तो राजतंत्र में राजा या फिर रानी ही शासक होता था, यानी राजा या फिर रानी सर्वोच्च होता था जो राजपाट को संभालता था। शासन का आधार क्या होता था, तो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि इसमें माना जाता था। कानून और शासन उसके निर्देशों के अनुसार चलते थे। जो भी कानून होते थे वो राजा के निर्देश के अनुसार ही बनते थे, या फिर जो भी शासन व्यवस्था में कुछ भी फैसला लेना हो या निर्देश देना हो वो सब राजा के अनुसार ही होता था। जनता से कुछ भी नहीं पूछा जाता था। आप लोग राजतंत्र के बारे में अच्छे से जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वही यहाँ पर मेंशन कर देना है। उदाहरण के तौर पर ऐसी राज व्यवस्था कहाँ पर थी, तो प्राचीन मिस्र के फिरौन, या फिर भारत में मौर्य, या फिर गुप्त साम्राज्य, बहुत सारे साम्राज्य आप उसको भी उदाहरण में लिख सकते हो, और यूरोप के राजतंत्र। ठीक है, इसकी विशेषताएं की अगर बात करें तो यह व्यवस्था सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती थी, लेकिन यदि राजा कमज़ोर या फिर अयोग्य होता था तो समाज अस्थिर हो सकता था, यानी समाज ही उस पर विद्रोह कर देता था। अब आते हैं राजतंत्र के बाद धार्मिक शासन, यानी धर्म के अनुसार शासन व्यवस्था। तो देखिए, धर्म और राजनीति का गहरा संबंध स्थापित हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ, जो भी धार्मिक नेता थे उन्होंने सत्ता को संभालना शुरू किया। यानी अब ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें धर्म के अनुसार उस राज्य व्यवस्था को चलाया जाएगा। इसकी बनावट कैसी थी, तो शासन धार्मिक नियमों और ग्रंथों पर आधारित होता था। विशेषताएं की अगर बात करें तो राजा या फिर शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यानी उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं जो इस्लामिक खलीफा वाला जो साम्राज्य व्यवस्था था अरब में, वो इसी तरीके से था। वहाँ पर जो भी खलीफा बनते थे यानी प्रधानमंत्री बनते थे, उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और वहाँ की जो राज्य व्यवस्था थी वो ग्रंथों या फिर धार्मिक नियमों के आधार पर होता था। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण के तौर पर आप मिस्र या फिर फिरौन के देवता, उसकी भी राज्य व्यवस्था को देख सकते हो। 6वें नंबर पर आते हैं। अब यहाँ पर आपके टाइम के काल का यहाँ पर विकास वाला चीज़ आ गया, यानी प्रजातंत्र का उदय। प्रजातंत्र के उदय में हम लोग क्या लिखेंगे, समाज के विकास के साथ साथ लोगों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग शुरू की। हमने राजतंत्र में क्या देखा, सुरक्षा उनको मिलती थी, स्थिरता मिलती थी, रहने या फिर खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, लेकिन क्या उनको रिस्पेक्ट मिलता था, उनको उनके अधिकार मिलते थे, स्वतंत्रता मिलती थी? नहीं। तो उसकी मांग उन्होंने प्रजातंत्र में शुरू कर दी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो प्राचीन ग्रीस यानी यूनान में लोकतंत्र की अवधारणा का जन्म हुआ। यहाँ पर क्या होता था, जो ग्रीस है ना, यहाँ पर गुलाम बहुत ज़्यादा बनाया जाता था प्रजा को। वहाँ पर गुलाम यानी जैसे बंधुआ मजदूर होते थे उस तरीके से गुलाम बनाकर काम करवाया जाता था। तो सबसे पहले यहीं पर लोकतंत्र की अवधारणा का जन्म हुआ। यह प्रणाली जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन थी, और यहाँ पर ऐसी प्रणाली स्टार्ट हुई, लोकतंत्र वाली प्रणाली, जो जनता द्वारा ही स्थापित किया जाएगा और जनता के लिए स्थापित किया जाएगा और जनता का ही शासन स्थापित किया जाएगा। यानी ओवरऑल लोकतंत्र का जो परिभाषा है, इसमें मुख्य सिद्धांत यानी मुख्य नियम क्या क्या थे, तो समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, सभी को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, कानून का शासन व्यवस्था जनता के लिए होना चाहिए, ना कि राजा के लिए होना चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र इसके उदाहरण भी है, अभी के टाइम में जो लोकतंत्र है। औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने भी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। आज यह प्रणाली दुनिया के कई देशों में प्रचलित है। अब आते आधुनिक राज्य, यानी आधुनिक राज्य का कैसे विकास हुआ। तो आधुनिक राज्य व्यवस्था जैसे कि संवैधानिक और कानून शासन प्रणाली पर आधारित है। यानी अभी की जो राज्य व्यवस्था है वो संविधान और कानून के आधार पर ही शासन प्रणाली है, यानी इसकी शासन व्यवस्था है। हमारे देश की शासन व्यवस्था में संविधान है और यहाँ पर कानून है, यानी संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था लागू है। तो आज के टाइम में यही व्यवस्था लागू है। इसकी बनावट की अगर बात करें, सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। तो 3 अंग यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। इसके बारे में तो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ाई होगा। एक निश्चित सीमा क्षेत्र और नागरिकों की पहचान भी है। विशेषताओं की अगर बात करें तो कानून का शासन यहाँ पर चलता है, जो संवैधानिक कानून है उसके अनुसार शासन चलता है, ना कि शासन जो है वो राजाओं के अनुसार चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मानव अधिकारों और समानता पर जोर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत का शासन व्यवस्था अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वैश्विक शासन व्यवस्था, ये लास्ट है, यानी राज्य व्यवस्था। इसका विकास कैसे हुआ,
तो आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक संस्थाओं का भी महत्व बढ़ गया है। यानी जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, हमारे देश की राज्य व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और दूसरे देश की भी इसी तरीके से राज्य व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, उसी तरीके से सभी देश के लिए एक वैश्विक राज्य व्यवस्था है। जी हाँ, जिसमें कई संस्थाएं जुड़ी है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय संघ। अब इनका काम क्या है, विशेषता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, मानव अधिकार और पर्यावरण संरक्षण पर काम करना, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति को बढ़ावा देना। अगर ये नहीं रहेगा, मान के चलिए देश ही रहना चाहिए, देश में ही कानून व्यवस्था होनी चाहिए, शासन व्यवस्था, क्या जरूरी है? तो देखिए, कोई देश ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो उस पर कंट्रोल कौन करेगा? ये वैश्विक राज्य व्यवस्था के जो भी संस्थाएं हैं। तो ये भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो भी बताया, अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।